नादिर हुसैन ने आगे बढ़कर बहुत आहिस्ता से दरवाजे पर हाथ रखा, दरवाजा फौरन खुल गया। मासूम अली शाह ने पूरा दरवाजा खोल दिया और अंदर कदम बढ़ाया। दरवाजा खुलते ही अंदर से हबसज़दा हवा बाहर आई। ये ऐसी बू थी जैसे अमूमन बंद घरों से आती। ओए किथे गुलाबों की खुशबू, सानू तो बंद हवा की बू आंदी पई है। मासूम अली शाह ने आगे बढ़ते हुए कहा। ये बयान भी इन्हीं का था, गुल खान और कल्लू का। ओए नादरे, इन बंदरों को नाल लाना सी, हम बंदर नहीं इंसान है। अचानक गुल खान की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ किस तरफ से आई, किसका अंदाजा कोई ना लगा सका। आवाज़ सुनते ही मासूम अली शाह ने चारों तरफ देखा और फिर नादिर हुसैन से मुखातिब हुआ। नादरे, जो मैंने सुना है क्या तूने भी वो सुना है? जी शाह जी, मैंने भी सुना है। फिर इसने बाबर अली और सिपाहियों से भी पूछा, उन्होंने भी गुल खान की आवाज़ की तस्दीक की। अंदर कमरों के दरवाजे सारे के सारे बंद थे। टीवी लाउंज खाली पड़ा था। वहाँ ना कोई टीवी था ना वीसीआर। फर्श पर अच्छी खासी रेत बिछी हुई थी कि जूतों के निशान बन रहे थे। घर में दाखिल होते ही दाएं जानिब ड्राइंग रूम का दरवाजा था। ड्राइंग रूम का दरवाजा खोला गया, वो अंदर से बिल्कुल खाली था। वहाँ भी फर्श पर रेत थी। फिर गुल खान और कल्लू की बयान की तस्दीक के लिए घर का किचन देखा गया, वो भी खाली पड़ा था। नादिर हुसैन ने गैस के चूल्हे पर बतौर खास उंगली फेरी तो चूल्हे पर रेत जमी हुई थी। वहाँ फ्रिज ना था, ना चूल्हे पर रखी हुई हांडी और ना झूठे बर्तन। नादरे, तेरे इन बंदरों का एक बयान भी सही नहीं। मैं तेनों कहता नहीं सी, ये सब फ्रॉड है। इन दोनों को जाकर फेंटी ला, खामखा साडा वक्त बर्बाद कीता। लेकिन शाहजी, बाबर साहब ने भी तो बयान दिया है। ओए बयान दिया है तो तस्दीक करवा। ये तेरे सामने खड़े हैं। मैंने जो कुछ कहा है वो सच कहा है, बाबर ने मुस्तकिल अंदाज में कहा। सच तो कहा है तो फिर बताओ, लड़की कहाँ है? लड़की बरामद हो तो हम दिन बादशाह के खिलाफ FIR काटें, वरना पुलिस का कीमती वक्त ज़ाया करने पर आपको हवालात की सैर करना होगी। मासूम अली शाह ने ज़रा सख्त लहजा इख्तियार किया। इसे डराने के लिए धमकी दी। बाबर ने जवाब दिया, लड़की यही है, मैं आपको नीलम का खत दिखा सकता हूँ जिसमें इसने लिखा है कि वो खाली घर जा रही है। ओए भोले बादशाह, अब तुम्हारी बहू तुम्हें चकमा दे गई है, वो जाने सब किसके साथ ऐश कर रही होगी। ऐसा ना कहें जी, नीलम बहुत मासूम लड़की है, बाबर अली ने इस्तेजाज किया। ओए बिल्कुल मेरी तरह। मासूम अली शाह ने अपने चेहरे पर हाथ फिरा। ओए मेरे बाप ने मेरा नाम मासूम रख दिया, मैं तुम्हें कहीं से मासूम नजर आता हूँ? नादिर हुसैन ने सिपाही को हुक्म दिया कि वो घर छान मारें, घर की छत भी देखें, अगर घर में लड़की कहीं मौजूद हो तो आकर इतला दें। 5 मिनट में सिपाही ने पूरा घर छान मारा, लेकिन इंसान की बच्ची तो दूर की बात, वहाँ चिड़िया का बच्चा भी दिखाई न दिया। बोलो जी, मासूम अली शाह ने बाबर को तेज निगाहों से घूरा। इससे पहले कि बाबर अली कुछ बोलता, नादिर हुसैन ने इससे पूछा, वो आपने एक मोमबत्ती का जिक्र भी किया था जिसे कोई नहीं बुझा सका था, वो मोमबत्ती कहाँ है? वो मेरे बेटे अकबर के बेडरूम में थी, जरा दिखाओ तो। मासूम अली शाह ने इस तरह कहा जैसे कह रहा हो ओए क्यों झूठ बोल रहा है। बाबर अली ने फौरन नीलम के बेडरूम का रुख किया। घर का एक एक दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन बंद था तो बेडरूम। बाबर अली ने जब इस दरवाजे के हैंडल को घुमाकर खोलना चाहा तो वो नहीं खुला। कैसे बंद हो गया? बाबर अली सोचता हुआ बोला। सिपाहियों ने कहा, यह दरवाजा शुरू से बंद है। नादिर खान को ख्याल आया कि गुल खान और कल्लू ने भी अपने बयान में एक कमरे के दरवाजे को मुख्तल पाया था। आपके ख्याल के मुताबिक इसे खुला होना चाहिए था? हाँ। वो क्यों? नादिर हुसैन ने सवाल किया। वो इसलिए कि जब इस घर के दरवाजों को ताला लगाने की कोशिश की गई तो किसी दरवाजे पर ताला नहीं लगा था। मोमबत्ती इसी कमरे में है, बाबर ने जवाब दिया। अच्छा, जरा इधर हटे, नादिर हुसैन ने बाबर अली से कहा। बाबर अली के दरवाजे से हटने के बाद वो आगे आया। इसने हैंडल को घुमाकर और फिर दरवाजे पर दबाव डालकर देखा। फिर इसने मानीखेज अंदाज में गर्दन हिलाई। शाहजी, ताला बंद नहीं है, अंदर से कुंडी बंद है। नादिर हुसैन ने कहा। ओए अंदर कौन है हो सकता है? मासूम अली शाह ने सवाल किया। नीलम होगी, बाबर ने कहा। अच्छा, फिर इन आवाज मारो जी। बाबर की समझ में बात ना आई। शाहजी कह रहे हैं इसे आवाज देकर बाहर निकाले। नादिर हुसैन ने बात साफ की। अच्छा, बाबर अली ने फिर जोर से कहा। नीलम, क्या तुम अंदर हो? नीलम, बाहर आ जाओ, मेरे साथ पुलिस है। लेकिन अंदर से कोई जवाब ना आया। तब मासूम अली शाह की शामत आई। इसने ताले के सुराख से अंदर झांकने की कोशिश की। जैसे ही इसने सुराख से आंख लगाई, वैसे ही किसी ने इसकी आंख में तेज धार की नुकीली चीज को सेड़ दी। मासूम अली शाह झटके से पीछे हटा। इसका एक हाथ आंख पर रखा हुआ था और चेहरे पर शदीद तकलीफ के आसार थे। शाहजी, क्या हुआ? नादिर हुसैन इसका हाथ आंख से हटाया तो देखा कि आंख से खून बह रहा है। शाहजी, आप फौरन अस्पताल जाएं, आपकी आंख से खून बह रहा है, नादिर हुसैन ने फिक्रमंदी से कहा। फिर एक सिपाही को इशारा किया। तुम शाहजी को फौरन अस्पताल ले जाओ। पुलिस वैन में मासूम अली शाह ने अस्पताल का रुख किया। वो जाते जाते नादिर हुसैन को हिदायत कर गया कि वो दरवाजा तोड़कर लड़की को बरामद करे और थाने ले आए। लेकिन मासूम अली शाह को फिर थाना देखना नसीब ना हुआ। वो तो अस्पताल भी ना पहुंच सका। इसकी आंख में शदीद तकलीफ थी, इतनी तकलीफ कि इसकी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। इसने गाड़ी को और तेज चलाने की हिदायत की। फिर गाड़ी की रफ्तार तेज से तेज तर होती गई। एक मोड़ पर इसकी टक्कर एक सामान से लदे ट्रक से हो गई। टक्कर इतनी शदीद थी कि पुलिस वैन कई कलाबाजी खाकर दूर जा गिरी और इसमें फौरन ही आग लग गई। इस आग के बुझने तक मासूम अली शाह की जिंदगी का चिराग बुझ गया। वो नीलम को थाने की हदूद में देखने की हसरत लिए चल बसा। पुलिस वैन ड्राइवर भी इस हादसे में जहां बक हो गया। मासूम अली शाह के अस्पताल चले जाने के बाद नादिर हुसैन घूम कर बाहर गया। इसने खिड़की के शीशों से अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन शीशे इस तरह के थे कि इससे आर पार नहीं देखा जा सकता था। तब नादिर हुसैन ने रिवॉल्वर के दस्ते से शीशा तोड़ने का इरादा किया। अभी इसने रिवॉल्वर का दस्ता शीशे पर मारने के लिए हाथ ऊपर उठाया ही था कि पीछे से किसी ने इसके हाथ से रिवॉल्वर छीन लिया। नादिर हुसैन ने गुस्से से पीछे मुड़कर देखा। रिवॉल्वर 5-6 फुट के फासले पर जमीन पर पड़ा हुआ था और दूर तक कोई न था। वो बाकी तीनों सिपाहियों को दरवाजे पर छोड़ आया था कि वो पीछे का जायजा लेकर अभी आ रहा है। इसकी समझ में न आया कि इसके हाथ से रिवॉल्वर किस तरह निकल गया। इसने अपना रिवॉल्वर झुककर उठाया, लेकिन वो अभी रिवॉल्वर उठाकर सीधा ही हुआ था कि किसी ने इसे बड़े जोर से धक्का दिया। इतने जोर से कि वो ऊंधे मुंह पक्के फर्श पर गिरा। इसका मुंह रिवॉल्वर पर पड़ा और इसका एक दांत टूट गया और खून फल फल करके निकल आया। वो भागता हुआ घर के अंदर पहुंचा।
इसके मुंह से खून बहता देखकर सब परेशान हो गए। बाबर अली ने बाथरूम का रास्ता दिखाया। नादिर हुसैन ने पानी से कुलियां की लेकिन खून बंद नहीं हुआ। अभी वो बाथरूम में लगे शीशे में अपने टूटने वाले दांत का जायजा ही ले रहा था कि बाथरूम का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। दरवाजा बंद होते ही मियाओं की खौफनाक आवाज सुनाई दी। सैदपुर का जिन पानी की टंकी पर बैठा था वो इस वक्त बहुत गुस्से में था। इसने नादिर हुसैन पर छलांग लगाई। नादिर हुसैन इसका वार ना संभाल सका। वो उलट कर गिरा और इसका सर दीवार से टकराया। नादिर हुसैन की आंखों के गिर्द अंधेरा छा गया। नादिर हुसैन के गिरते ही काले बिल्ले ने अपना काम दिखा दिया। इसने इसके दोनों कान काट लिए। नादिर हुसैन पागलों की तरह बाथरूम से निकलकर भागा। सिपाहियों ने जैसे खून में नहाया और देखा तो इनके छिक्के छूट गए। उन्होंने नादिर हुसैन के साथ ही दौड़ लगाई। फिर वो मंजर भी देखने वाला था कि 4 पुलिस वाले चोर की तरह डरे सहमे सड़क पर भागे जा रहे थे। बाबर अली भी जल्दी से घर से निकल आया। इसने गेट बंद करके ताला लगाया और अपनी गाड़ी में बैठकर घर का रास्ता लिया। इसने खुदा का शुक्र अदा किया कि वह जिन के अताब से बच गया था। नादिर हुसैन अपना एक दांत और 2 कान गंवा कर इतना दहशतज़दा हुआ कि इसने बाद में न सिर्फ इस थाने से बल्कि शहर से ही अपना तबादला करवा लिया। बाबर अली घर पहुंचा तो इसकी बुरी हालत थी। साबरा इसकी हालत देखकर परेशान हो गई। इसे शुबा हुआ कि कहीं पुलिस ने इसे मारा पीटा ना हो। इसने बड़ी फिक्रमंदी से बाबर अली का जायजा लिया और पूछा, खैरियत तो है? साबरा, बस मत पूछो कि आज क्या हुआ है। तो साबरा काम कर रह गई। फिर जब इसने गुल खान, कल्लू पनवाड़ी, मासूम अली शाह और नादिर हुसैन पर गुजरने वाली क़यामत का जिक्र किया तो बेख्तियार साबरा का हाथ अपने सर के पीछे चला गया। सैदपुर के जिन ने इसकी चोटी जला दी थी। सर के पीछे एक चांद सा बना हुआ था। खाल एकदम चिकनी हो गई थी और वहां अब तक कोई बाल ना लगा था। साबरा को सब याद आ गया जो इस पर गुजरा था। सैदपुर के जिन ने इसे एक अजाब में मुब्तला कर दिया था। इस पर क़यामत तोड़ी थी। नतीजे में साबरा को कहना पड़ा था कि हाँ, मैं तुम्हारे होने का इकरार करती हूँ, तुम हो। ये वो साबरा थी जो जिन भूतों का मजाक उड़ाया करती थी, इनके वजूद से मुनकर थी, जो अपने खानदान भर में निडर मशहूर थी। अब इस निडर बेगम का ये हाल था कि पत्ता भी खड़खड़ाता तो वो सहम जाती थी। इस वक्त भी इसने बाबर अली की जुबानी पुलिस की दुर्गत का हाल सुना तो कांप उठी। एक तरफ से खुशी भी हुई कि बाबर अली वहां से साफ बचकर आ गया था। चाय वगैरह पीने के बाद बाबर अली की हालत जरा संभली तो इसने अकबर के बारे में पूछा। अकबर अभी तक नहीं आया। वो क्या कह कर गया था? इसका एक दोस्त है तारिक, वो इसके पास गया है। फिर वो दोनों मलीर जाएंगे। वहां तारिक का कोई दोस्त रहता है। फिर वो इमली वाले बाबा का पता करेंगे। वो कह गया था कि दोपहर तक आ जाएगा। अभी तक तो नहीं आया। इस वक्त 1 बज रहा है। साबरा ने तफसील से बताया। अब वो गया है तो जरूर कुछ ना कुछ करके आएगा। बाबर अली ने कहा, भाई मुझे तो बड़ा डर लग रहा है जिनकी आज की कार्रवाई सुनकर कहीं वो हमारे बेटे को ना कोई नुकसान पहुंचा दे। साबरा ने खौफजदा होकर कहा, परेशानी तो मुझे भी है लेकिन इस तरह डर कर बैठ जाने से क्या होगा। मैंने इसे कितनी बार कहा है कि इस मसले से अपनी जान छुड़ा ले मगर वो सुनता ही नहीं। वो किस तरह साबरा? अरे नीलम को तलाक देकर। वो कौन सी मेरी बहन की सगी बेटी है? और अगर को होती भी तो मेरे बेटे की जान से ज्यादा थोड़ी ही अजीज होती। लेकिन वो तो इस पर ऐसा आशिक हुआ है कि किस तरह मानता ही नहीं। कहीं खुदा ना खास्ता कोई नुकसान ना उठा बैठे। साबरा ने फिक्रमंद होकर कहा, अब नीलम को इस खाली घर में भी तो नहीं छोड़ा जा सकता। ना जाने बेचारी पर क्या गुजरी होगी। हाँ ये तो है, इसकी हालत वाकई काबिल रहम होगी। साबरा ने तासुब से कहा। अभी ये बातें हो ही रही थी कि घर की घंटी बजी। बाबर अली खुद उठकर गेट तक गया। दरवाजे पर अकबर था। घर के अंदर आकर जब अकबर बेड पर लेट गया तो साबरा ने पूछा, क्या हुआ अकबर? खैर तो है? थक गया हूँ अम्मी। अकबर ने आसूदगी से हाथ पांव फैला लिए। आज तुझे मालूम है तेरे जाने के बाद क्या हुआ? क्या हुआ? अकबर घबरा कर बेड पर बैठ गया। परेशान होने की जरूरत नहीं, वैसे सब खैरियत है। आखिर हुआ क्या, कुछ बताएं तो। अकबर ने उलझते हुए कहा, घर पर पुलिस वाले आए थे। तेरे अब्बू को थाने बुला कर ले गए। थाने? अकबर परेशान हो गया। वो क्यों? थाने में चौकीदार गुल खान और इसका एक दोस्त कल्लू पनवाड़ी मौजूद था। दोनों को रात को पुलिस ने हमारे घर से भागते हुए पकड़ा था। उन्होंने जो बयान दिया था इसकी तस्दीक के लिए तुम्हारे अब्बू को बुलाया गया था। लोग तुम्हारे अब्बू आ गए। इनसे सुन लो अब सारी रोदात। मुझे तो इन पुलिस वालों का ख्याल आता है तो जिसमें में झुरझुरी सी आ जाती है। बाबर अली मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। वो अकबर के नजदीक बेड पर ही बैठ गया। फिर इसने थाने से लेकर घर वापसी तक जो कुछ देखा था वो बयान कर दिया। अकबर ने सारी दास्तान सुनकर एक गहरा सांस लिया और बोला, ये तो बहुत बुरा हुआ अब्बू। हाँ हुआ तो बुरा, लेकिन इन्हें मेरी बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। इन्हें तो गुल खान और कल्लू पनवाड़ी के साथ जो कुछ हुआ था इस पर भी यकीन ना था। हालांकि दोनों के कान कटे हुए थे। मैंने इन्हें जो कुछ सुनाया इस पर इन लोगों ने यकीन ना किया। शायद वो समझ रहे थे मैं इन्हें बेवकूफ बना रहा हूँ। यूं भी जो वाकयात हमारे साथ पेश आए हैं वो काबिल यकीन कहाँ हैं। सबसे बड़ी मिसाल तो ये साबरा बैठी हैं। सब कुछ देखते हुए भी ये जिनके वजूद से मुनकर थी। बिल आखिर इनको मानना पड़ गया। यकीन आ गया। पुलिस वालों को तो मैंने सिर्फ जुबानी ही बताया था। वो भला ऐसे नाकाबिल यकीन वाकयात पर आंख बंद करके किस तरह यकीन कर लेते। सो उन्होंने तफ्तीश की ठानी और इस घर में इन पुलिस वालों के साथ जो कुछ हुआ वो उम्र भर याद रखेंगे। अब इन्हें जिन्नात के वजूद के बारे में भी यकीन आ गया होगा। अच्छा अकबर, मैंने तो सारी रुदात सुना दी। अब तुम बताओ कि तुम्हारे साथ क्या भी थी। इमली वाले बाबा का सुराग लगा कि नहीं? बाबा ने पूछा। मैंने पूरा मलीर छान मारा लेकिन कहीं इमली वाले बाबा का सुराग नहीं मिला। अकबर ने बड़ी मायूसी से कहा। इसकी बात सुनकर दोनों मियाँ बीवी हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। साबरा और बाबर की हैरत बजा थी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? अकबर को इमली वाले बाबा का पता ठिकाना क्यों मालूम ना हो सका? क्या इस मलंग ने वैसे ही हाँक दी थी? लेकिन अकबर को मलंग जिस तरह मिला था इसमें फरेक की कोई गुंजाइश ना थी। आखिर से क्या पड़ी थी कि समंदर के किनारे बैठे हुए लड़के को मिजाज जाने का मशवरा दे और फिर मिलीर में इमली वाले बाबा से मिलने की हिदायत करे। जरूर कहीं गड़बड़ हुई है। बेटा लोगों से पूछते, साबरा ने इससे कहा।
अम्मी काफी लोगों से पूछा लेकिन सब ने अपनी लालमी का इजहार किया। अकबर ने बताया, इसका मतलब है कि वो वहाँ की कोई मशहूर शख्सियत नहीं है। बाबा ने सारा ख्याल किया, ये कोई छोटी जगह तो नहीं है, इस कराची में पड़ोसी पड़ोसी का नहीं बता सकता। साबरा ने कहा, बेटा तुम एक मरतबा और जाकर पता करो। अम्मी मुझे पता मालूम हो तो पता भी करूं, इस तरह मारा मारा कहाँ फिरूं। फिर क्लिफ्टन चले जाओ, इस फकीर को ढूंढकर इससे सही पता मालूम करो। साबरा ने मशवरा दिया, अच्छा अब कल जाऊंगा, अब तो मैं खासा थक गया हूँ। हाँ ये बात ठीक है, बाबा ने तायद की। नहीं बेटा कल नहीं, आज इस काम में देर ना करो, अभी तुम कुछ देर सो जाओ, फिर शाम को उठकर चले जाना। बाबा ने हिदायत की। अच्छा, अकबर ने कहा। लेकिन अकबर को क्लिफ्टन जाने की जरूरत ना पड़ी, वो थका हुआ तो था ही, जल्दी गहरी नींद सो गया। इसने खुद को क्लिफ्टन वाले मज़ार की सीढ़ियों पर पाया। वो सीढ़ियां चढ़ रहा था और इधर उधर बैठे हुए फकीरों को गौर से देखता जा रहा था। फिर किसी ने इसके कंधे पर हाथ रख दिया। ये एक मजबूत और खुरदरा हाथ था। अकबर ने फौरन पलट कर देखा तो इसने अपने मुकाबले एक मलंग को पाया। हमें ढूंढ रहा है बच्चा? जी बाबा, मैंने सारा मलीर छान मारा, मुझे इमली वाले बाबा का पता नहीं चला। गलियों और महलों में ढूंढता फिरा तू इमली वाले बाबा को। अरे जंगल में जा, ये कहकर इस मलंग ने अकबर को धक्का दे दिया। फौरन अकबर की आंख खुल गई। इसने खुद को अपने कमरे में पाया, लेकिन वो ख्वाब साफ और वाजिया था। इसे लगा जैसे वो खुद मज़ार पर गया था। इस मलंग ने ख्वाब में नहीं हकीकत में इसका पता बताया था। दूसरे दिन सुबह ही इसने मलीर का रुख किया। इस मरतबा इसने गली मोहल्लों के बजाय जंगल का रुख किया। इन्हें बागनुमा जंगल में इमली वाले बाबा का सुराग मिल गया। इस घने जंगल के शुरू में एक चाय का होटल था, जहाँ ऊंची आवाज में रिकॉर्डिंग हो रही थी और जो लोग वहां बैठे थे वो सब चरसी महसूस हो रहे थे। एक आदमी भी शरीफ दिखाई नहीं देता था। अकबर ने किसी चरसी से पूछने के बजाय बराह रास्त होटल के मालिक से बात की। इससे इमली वाले बाबा का पता पूछा। इसने कहा, जंगल में काफी आगे जाकर एक नहर आएगी, इस नहर के दरमियान एक बड़ा सा इमली का दरख्त है, इसी दरख्त के नीचे वो बाबा बैठा मिल जाएगा। लेकिन तुम लोग इसका क्यों पूछ रहे हो? हमें मिलना है, लेकिन वो तो किसी से नहीं मिलता। अगर कोई इसके पास जाने की कोशिश करता है तो पत्थर मारकर भगाता है। होटल वाले ने इंकशाफ किया, कोई तो होगा जो बाबा के पास आता जाता होगा, आखिर बाबा खाता पीता कहाँ से होगा? अकबर का दोस्त तारिक बोला, लेकिन जनाब वहाँ कोई नहीं जाता, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। रह गई ये बात कि खाता पीता कहाँ से होगा, तो इसके बारे में मशहूर है कि हमारा रात के 12 बजे महफिल सजती है। महफिल सजती है? किस किस्म की महफिल? अकबर ने पूछा। ये कोई नहीं बता सकता, इसलिए कि रात को वहाँ कोई नहीं जा सकता। एक दो लोगों ने जाने की कोशिश भी की है तो वहां से अंधे और गूंगे होकर लौटे हैं। होटल के मालिक ने गहरा सांस लेकर कहा, आप लोग नौजवान हैं, तालिब इल्म मालूम होते हैं, आप लोग कहाँ बाबाओं के चक्कर में पड़े हैं? आप ये बताएं, दिन में जाने में तो कोई खतरा नहीं? अकबर ने पूछा। नहीं, होटल वाले ने जवाब दिया। क्या अंदर मोटरसाइकिल जा सकती है? तारिक ने पूछा। हाँ जा सकती है, होटल वाले ने बताया। अच्छा जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर वो जंगल में दाखिल हुए। ये एक अनोखा जंगल था, यहाँ मुख्तलिफ किस्म के दरख्त लगे हुए थे। इन्हीं दरख्तों के दरमियान एक पगडंडी नुमा रास्ता था। वो इस रास्ते पर हो लिए कोई एक फरलांग थोड़ा अंदर जाकर हमारा रास्ता ऊंचा नीचा होने के अलावा छोटे बड़े पत्थरों से पुर था। जब मोटरसाइकिल का चलाना मुमकिन ना रहा तो तारिक ने मोटरसाइकिल खड़ी कर दी और वो दोनों पत्थर पर चलते आगे बढ़ने लगे। चलने के बाद इन्हें जंगल खत्म होने का एहसास हुआ। एक तो अंधेरा कम हो चुका था, दूसरे दरख्तों के दोनों के दरमियान से आसमान झलकने लगा था। फिर वो नहर नजर आ गई। नहर जंगल के इख्तिताम पर थी। नहर के इस पार खुला मैदान था, खेतों का सिलसिला था और बहुत आगे कुछ कच्चे मकान दिखाई दे रहे थे। शायद वो कोई गोट था। नहर के किनारे पहुंचकर दोनों ने सोचा कि अब किधर जाया जाए, इसलिए कि वो जहां निकले थे वहां इन्हें नहर में कोई इमली का दरख्त नजर न आया था। नहर क्योंकि सीधी ना थी, आगे जाकर बल खा गई थी, इसलिए दूर तक देखना भी मुमकिन ना था। और मसला यह था कि नहर के दाएं तरफ जाया जाए या बाएं जानिब। अब क्या करें? अकबर ने सवाल किया। मेरे ख्याल में पहले बाएं जानिब चलते हैं, इधर अगर इमली का दरख्त ना हुआ तो वापस आकर दाएं जानिब चलेंगे। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। एक काम और करना होगा, तारिक बोला। वो क्या? जब हम वापस आएंगे तो हमें याद नहीं रहेगा कि हम कहाँ से नहर पर निकले थे। ये अगर याद ना रहा तो वापसी में मोटरसाइकिल को तलाश करना आसान ना होगा। आगे बढ़ने से पहले यहाँ दो चार पत्थर एक दूसरे के ऊपर रखकर निशानी लगा देते हैं। तारिक ने तजवीज़ पेश की। यार तूने बहुत अक्लमंदी की बात की, वरना वापसी में हम जरूर रास्ता भूल जाते। फिर उन्होंने एक दूसरे के ऊपर पत्थर रखकर एक संगे मील बना दिया। आगे जाकर नहर धीरे धीरे घूमती गई। फिर वो जैसे ही सीधी हुई तो वो दोनों खुशी से उछल पड़े। सामने एक मोटे तने का लंबा चौड़ा इमली का दरख्त मौजूद था। ये दरख्त नहर के दरमियान था। नहर में ज्यादा पानी महसूस ना होता था। दरख्त के चारों तरफ एक चबूतरा बना हुआ था। इसी चबूतरे में एक जगह सीढ़ियां सी बनी हुई थी। ये छोटी बड़ी सीढ़ियां थी जो कुदरती तौर पर बन गई थी। दरख्त के तने में एक बड़ा सा मेहराब नुमा शिगाफ था। इस मेहराब के नीचे एक बड़ा सा पत्थर और उस पत्थर पर वो आंखें बंद किए बैठा था, इमली वाला बाबा। आलती पालती मारे गौतम बुद्ध की तरह आसन जमाए। इसे देखकर दोनों के दिल में खौफ सा पैदा हुआ। दूर तक कोई आदम न आदम जात, कभी कभी परिंदों के बोलने की आवाजें भी आ जाती थीं। वो दोनों खामोशी से चलते इस दरख्त के सामने पहुंच गए। इमली वाले बाबा और इनके दरमियान मुश्किल से 15-20 गज का फासला होगा। इमली वाले बाबा के जिस्म पर एक लंगोट की सिवा कुछ न था। सर के सफेद बाल कांधों पर पड़े थे और सफेद दाढ़ी सीने पर लहरा रही थी। चबूतरे पर छोटे बड़े बहुत से पत्थर पड़े थे। होटल वाले ने ठीक कहा था कि वो यहाँ आने वालों को पत्थर मारकर भगा देता होगा। ये दोनों भी सहमे हुए खड़े थे कि कब बाबा आंख खोले, इन्हें देखे और कब उठकर संग बरसाए। फिर अचानक इसने अपनी आंखें खोल दी, लाल अंगारा आंखें। अकबर को काले बिल्ले की आंखें याद आई। वो अंदर ही अंदर लरस कर रह गया। इमली वाले बाबा ने आंखें खोलकर इन दोनों को देखा,
फिर वो फौरन उठकर खड़ा हुआ, जैसे इन दोनों की आमद पर गुस्सा आ गया हो। उठकर वो दोनों की तरफ तेजी से बढ़ा। अकबर और तारिक ने दौड़ने की तैयारी कर ली कि जैसे ही वो मारने के लिए पत्थर उठाएगा फौरन फरार इख्तियार कर लेंगे, लेकिन बाबा ने कोई पत्थर न उठाया। वो चबूतरे के आखिरी सिरे पर आया और चीख कर बोला, तुम में जख्मी कौन है? दोनों ने एक दूसरे की शक्ल देखी। इनकी समझ में न आया कि बाबा के जख्मी से क्या मुराद है। इमली वाले बाबा ने दोनों को गूंगों की हालत में देखा तो फिर चीखा, बोलते क्यों नहीं? अगर तुम में कोई जख्मी नहीं है तो अपना रास्ता लो, हमें क्यों परेशान करने आए हो? बाबा ये रहे जख्मी। तारिक ने बाबा का मतलब समझते हुए कहा, अगर ये जख्मी है तो तुम कौन हो? मैं इसका दोस्त हूँ जी, तारिक ने जवाब दिया। अच्छा, तीमारदार हो? इमली वाले बाबा ने कहा। आप ऐसा समझ ले, तारिक बोला। इमली वाले बाबा ने फिर अकबर की तरफ इशारा करके कहा, तुम आओ अकेले। ये कहकर इमली वाला बाबा पलट गया और मेहराबदार खोखे में पत्थर पर बैठ गया। तारिक ने अकबर को टोका दिया, जाओ फौरन। पानी में कैसे जाऊं? अकबर हिचकिचाया। अरे जूते मोजे उतार दो, पतलून के पांचे ऊपर कर लो और पानी में घुस जाओ। पानी ज्यादा गहरा नहीं है, तुम्हारे घुटनों से नीचे ही होगा। तारिक ने राह दिखाई। अगर पानी ज्यादा गहरा हुआ तो क्या होगा? पानी में एक दो कदम बढ़ाकर देख लो, अंदाजा हो जाएगा। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगा। पानी में उतरने से पहले कोट भी उतार लो, अगर पानी गहरा भी हुआ तो कोट ना भीगे। बेवकूफ, इस किनारे खड़ा क्या सोचता है? आता क्यों नहीं? इमली वाले बाबा ने इसे हिचकिचाते देखकर डांट भी लगाई। अकबर कोट उतारने जा रहा था। इमली वाला बाबा की डांट सुनकर इसने कोट उतारने का इरादा मुलतवी कर दिया और जल्दी से पानी में कदम रखा। इसने घबराहट में जूते मोजे भी ना उतारे। नहर में पानी वाकई ज्यादा ना था, 2 फुट तक बुलंद होगा। वो जल्दी से पानी पार करके चबूतरे पर चढ़ गया। तारिक से बड़ी हैरत से देख रहा था। इसे नहीं मालूम था कि अकबर के साथ क्या होने वाला है।